फायर हैमर कहता है कि कैनन बैरल का जो फेस तुम्हारे मुंह के सामने में है, क्या तुम उसे क्लोज कॉम्बैट कंसीडर नहीं करोगे? कैनन बैरल से अपने आप को बचाने के लिए भागते हुए कहता है कि तुम्हारा ये फालतू कैनन को मैं बड़े आसानी से डॉज कर सकता हूँ, लेकिन एक मिनट रुको, आखिर मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तुमने अब मशरूम से मेरे पैरों को जाम कर दिया है। पिद्दिशरूम, तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया हो। फायर हैमर कैनन बैरल को इग्नाइट करते हुए कहता है कि एक ब्लैक स्मिथ होने का मतलब होता है कि तुम्हारे पास में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो क्यों ना इन आइटम्स का तुम सही तरीके से इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाओ। तोप के अंदर मौजूद गोले में आग लग चुकी है। गोला अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। जनरल ट्विस्ट का फेस कैनन बैरल के फेस के सामने में है और जनरल ट्विस्ट अपने मन में कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तोप ने अपने अंदर मौजूद गोले को लॉन्च कर दिया है और जनरल ट्विस्ट जो उस गोले के निशाने पर था, अब उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है, जिससे जनरल ट्विस्ट अपने आप को नहीं बचा पाया है। जनरल ट्विस्ट का सर फुटबॉल की तरह हवा में उछलकर जमीन पर लैंड करता है। नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है कि जनरल ट्विस्ट को एलिमिनेट कर दिया गया है। और वहीं पर सीन जनरल ग्लू की तरफ दिखाया जाता है, जहां सी और जनरल ग्लू एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। जनरल ग्लू अपने स्टिकी ग्लू से अटैक करता है, वहीं पर सी अपने 3 एरो से अटैक करती है। तीनों ही अटैक एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हैं। फिर हम लोगों को जबरदस्त 3 धमाके आसमान में दिखाए जाते हैं। जनरल ग्लू अपनी आंखों को खोलकर ये सब कुछ देखते हुए मन में कहता है सिर्फ हाई डेंसिटी स्टिकी बॉम्ब ही उसके इस तरह के एक्सप्लोसिव एरो अटैक को ब्लॉक कर सकता है। और इसके अलावा मैं खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ। लगता है कि मुझे अब अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करना होगा। तुमने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें मेरे हाई स्पीड स्टिकी बॉम्ब बराज का सामना करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसके सामने में कभी नहीं टिक पाओगी। हाई स्पीड स्टिकी बॉम्ब बराज अटैक की वजह से हर तरफ धमाके होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हाई स्पीड स्टिकी बॉम्ब के ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं जो बड़े तेजी से सीधा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने ऊपर हो रहे हाई स्पीड अटैक से डॉज करने के लिए सी कंटिन्यूअस माइसेलियल लंग्स एबिलिटी का इस्तेमाल करके किसी तरह से अटैक से अपने आप को बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आखिर सी कब तक इसे बचा पाएगी, क्योंकि ये एक बराज अटैक है। एक इस ग्लू स्टिक आकर सी के पीठ पर अटैच हो जाता है। सी चौंक जाती है और वहीं पर जनरल ग्लू कहता है कि फाइनली तुम मेरे शिकंजे में आ चुकी हो। तो चलो अब देखते हैं कि तुम्हारे बॉडी के चिथड़े उड़ने के बाद तुमको कैसा लगता है। और अपनी पूरी ताकत लगाकर सी को चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है। सी कई सारे चट्टानों से जाकर टकराती है। ऐसा लगता है कि अब सी का बचना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि हर तरफ धूल ही धूल, धुआं ही धुआं, चिथड़े पड़खच्चे उड़ रहे हैं। सी की हालत शायद बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होगी। चलो अब जबकि मैंने तुम्हारे फरखच्चे उड़ा दिए हैं, तो समय हो गया है कि तुम्हें अपने नजदीक लाकर तुम्हारी और ज्यादा कुटाई की जाए, और इसके बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और पूरी ताकत से सी को अपने तरफ में खींचता है। सी जमीनों, चट्टानों और दीवारों से टकराते हुए जनरल ग्लू के तरफ में आने लगती है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर जनरल ग्लू काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन एक परछाई की तरह कुछ चीज जनरल ग्लू के सामने में आ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। वो कहता है कि ये तो बस एक कपड़ा है। जनरल ग्लू दोबारा से चौंक जाता है, क्योंकि सी अपने तीर धनुष को तैयार करके अब सीधा जनरल ग्लू के तरफ में एम कर चुकी है। और जनरल ग्लू कहता है कि ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। सी अपने आर्मर पियर्सिंग एरो से जनरल ग्लू के मुंह पर अटैक करती है। जनरल ग्लू अटैक से नहीं बच पाता, बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है। और वहीं पर सी दोबारा मीटर हैवी स्पाइक से जनरल ग्लू के ऊपर एक जबरदस्त मुक्का से अटैक करती है। जनरल ग्लू इस अटैक से भी अपने आप को नहीं बचा पाता। उसके खून के चींटे चारों तरफ फैलने लगते हैं, लेकिन ये अटैक बहुत ही धमाकेदार था। नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है कि वॉइस जनरल ग्लू को जान से मार दिया गया है। उसके सर के फरकच्चे उड़ चुके हैं। उसकी डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है और सी खड़े होकर उसकी मरी हुई डेड बॉडी को देखती है। सी जनरल ग्लू के हाथ को देखती है, जहां पर से वो ग्लू को शूट कर रहा था। सी अपने मन में कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जनरल ग्लू का जो हाथ है वो आगे जाकर मेरा काफी ज्यादा काम आ सकता है। सीन दिखाया जाता है कि श्रुमगार्ड अपने गदा से जनरल बॉम्ब के ऊपर में भारी भरकम अटैक करके उसके बॉडी के फरकच्चे उड़ा रहा है, लेकिन फिर भी जनरल बॉम्ब जो है वो किसी तरह से उसके अटैक को अपने यहाँ बॉडी में सहन कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर में जाकर अटैक तो नहीं कर सकता, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रो और फायर श्रूम ने मिलकर एक बैरियर तैयार कर दिया है जिसे जनरल बॉम्ब पार नहीं कर पा रहा है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है, कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट है, जहां पर श्रुमगार्ड अपने गदे से एक जबरदस्त अटैक करता है। वहीं पर
पर जनरल बॉम्ब भी अपने गदा जैसे हाथ से श्रूम गार्ड के ऊपर में अटैक कर रहा है। दोनों के अटैक जब टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है। बहुत ही कमाल का युद्ध। जनरल बॉम्ब स्ट्रगल करते हुए मन में कहता है कि ये साले श्रूम, इनसे डील करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। एकदम लीच की तरह मेरे पीछे पड़ चुके हैं। मुझे सफिशिएंट डिस्टेंट नहीं मिल रहा जिससे मैं इनके ऊपर में अपने एक्सप्लोजन से अटैक कर सकूं। लेकिन तुम सब लोगों ने मुझे काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया है। तुम लोग ये नहीं जानते कि मैं अपनी रानी के लिए मरने को भी तैयार हूं। ठीक है, अब जबकि तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है तो चलो हम सब लोग साथ में मिलकर मरते हैं। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अपने हाथों को जमीन पर लगा देता है और उसके हाथों से ग्रीन कलर की रोशनी निकलने लगती है। ये देखते हुए इलेक्ट्रोश्रूम और फायर श्रूम चौंक जाते हैं और तभी सी कहती है कि सारे श्रूम मेरी बातों को गौर से सुनो। इलेक्ट्रिक नेट और फायरवॉल दोनों को ही डीएक्टिवेट कर दो और जितना दूर हो सके इस ब्लास्ट के रेडियस से दूर चले जाओ। सारे लोग सी की बातों को सुनकर तैयार हैं अब इस जगह पर से अपने आप को बचाने के लिए। और पलक झपकते ही सबसे पहले इलेक्ट्रोश्रूम, फिर फायर श्रूम और गार्ड श्रूम तीनों के तीनों ही इस जगह पर से भाग जाते हैं और वहीं पर बीच में रह गया है सिर्फ जनरल बॉम्ब, जो कि किसी भी पल अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। जनरल बॉम्ब कहता है कि जैसा कि मैंने तुम श्रूम से एक्सपेक्ट किया था, अपनी जान बचाने के लिए तुम लोग गीदड़ों की तरह भाग रहे हो। वैसे भी मैं तुम लोगों के अंदर से करेज की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब जबकि तुम लोग मुझसे दूर जा चुके हो और मुझे सफिशिएंट रेंज मिल गया है तो मैं इस बॉम्ब को तुम लोगों के ऊपर में फेंकने वाला हूं। इसके लिए मुझे अब कोई भी हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब मेरे इस अटैक का सामना करो। लेकिन तभी यहाँ वो बहुत बुरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि वो उस अपने बॉम्ब को फेंकने की कोशिश तो करता है लेकिन हाथ को नहीं हिला पाता। मन में कहता है कि 1 मिनट रुको, ये तो वॉइस जनरल ग्लू का स्टिकी ग्लू है। आखिर ये स्टिकी ग्लू मेरे हाथों में कहां पर से आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। फेरोमोन सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। जनरल ग्लू ऑलरेडी मारा जा चुका है, जिसका साफ मतलब ये है कि ये जो ग्लू है वो फीमेल श्रूम ने मेरे ऊपर में डाला है। एक बार फिर से जनरल बॉम्ब के ऊपर में ग्लू स्टिक से अटैक कर दिया गया है और फिर हम देखते हैं कि अब चारों तरफ से हमारी सी रहती है वो गोल 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 घूमते हुए जनरल बॉम्ब के ऊपर में स्टिकी ग्लू से अटैक करने लगती है। और ये वही हाथ है जिसे हमारी सी ने उस जनरल ग्लू के बॉडी से निकाला था। जनरल बॉम्ब स्टिकी ग्लू से पूरी तरह भीग चुका है। वो कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं अपने हाथों को नहीं छुड़ा पा रहा। और दूसरी तरफ मैं अपने प्राइमेट टॉक्सिक बॉम्ब को डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। लगता है कि अब मेरा भी खात्मा होने वाला है और एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है और नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है वॉइस जनरल बॉम्ब को टर्मिनेट कर दिया गया है। और वहीं सी अपने हाथों में जनरल ग्लू के हाथ को लिए हुए इस बड़े से धमाके को देखती है। यार सीन हमारा दिखाया जाता है दीमकों की रानी के घोंसले के तरफ। सामने में ककून या फिर चैम्बर का बना हुआ कुछ चीज हम लोगों को दिखाया जाता है और यांग उसे देखते हुए कहता है तो क्या ये क्वीन का नेस्ट है। लेकिन इस ककून के अंदर से तो कोई भी हलचल नहीं होती है और ये देखते हुए यांग कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये क्वीन कहां पर है क्योंकि वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन ककून को फाड़ते हुए एक हाथ बाहर की तरफ में निकलता है। खून के छींटे फव्वारे की तरह आसमान में फैल जाते हैं और पलक झपकते ही क्वीन अपने पूरे बॉडी को ककून के अंदर से बाहर निकाल लेती है। उसकी आंख बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर ताकत की बात करें तो अब तक जितने भी लोगों का यांग ने सामना किया है उन सब से ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और वहीं पर जिस तरह से क्वीन बाहर निकली है उसे देखकर मुझे एक ही चीज़ याद आया, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, अरे लगा है प्यार का वो रंग, अरे लगा है प्यार का वो रंग के रंगीन हो गई हो। काफ़ी दिन हो गया था गाना नहीं गाया था तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक गाना हो ही जाए क्योंकि सीन गाने से काफ़ी ज़्यादा मिलता है।